गुड इवनिंग अगेन एवरीवन। इसमें तो मेरे को लगा था कि कम से बच्चे होंगे, इसमें भी ऑलमोस्ट उतने हैं ही जितने पहले थे। चलो अच्छी बात है। देखो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये रिवीजन क्लास है। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम पोर्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 2-3 पार्ट्स को लेके आती है। कौन कौन से 2-3 पार्ट्स है? एक आपके पास है एनएमआर, एक आपके पास है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर, और तीसरा आपके पास होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपका इनऑर्गेनिक वाले में हमने वहां कवर करवा दिया है, यूवी विजिबल हमारा हो चुका है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारा रहता है, और इसमें क्या है कि इसके क्वेश्चंस हमारे पास दो जगह से पूछे जाते हैं, एक प्रोटॉन एनएमआर से और एक कार्बन एनएमआर से। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से सीखेंगे और फिर हम उनके क्वेश्चंस को करेंगे। सो हो सकता है कल की क्लास भी आपकी एनएमआर पे जाएगी, तो जो ऑक्सीजन वाला चैप्टर है वो फिर नेक्स्ट वीक पे अब चला जाएगा। ओके, बट हो जाएगा आपका चैप्टर, उसकी टेंशन नहीं है। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन आपको या तो मिलेगा प्रोटॉन एनएमआर से या फिर आपको मिलेगा यहाँ पे कार्बन एनएमआर से। और एनएमआर की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास एनएमआर में 3 शब्द आते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है ये 3 शब्द लेके आ रहा है, या एनएमआर जो है इसमें 3 शब्द है, और एक्चुअल में जो एनएमआर की सारी कहानी है ना वो इन 3 शब्दों के साथ ही जुड़ी हुई है। क्या कहते हैं ये 3 शब्द? न्यूक्लियर का मतलब है कि ये जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं ये किसके बारे में है? ये न्यूक्लियस के बारे में है। एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है, या फिर आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के साथ। न्यूक्लियस नहीं कहना है तो आप कह सकते हो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के साथ ये एसोसिएटेड है, कि न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को स्टडी करके हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बताते हैं। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता ही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगी इंटरनल और एक हमारे पास होगी एक्सटर्नल। अब इंटरनल कैसे? इंटरनल इस तरीके से कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस ऐसा है जो एनएमआर एक्टिव है, कोई ऐसा न्यूक्लियस है जो एनएमआर एक्टिव है, तो क्या होता है कि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनमें खुद का ही एक मैग्नेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जिस न्यूक्लियस में एनएमआर एक्टिव होने की प्रॉपर्टी होगी उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको मैं बोलूंगी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड या इंटरनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब मेरे पास अब उस न्यूक्लियस को मैं एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस करूंगी, तो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में हमने ऑलरेडी वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी होती है, तो या पहले से ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फिक्स की होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड हुई। एक न्यूक्लियस जो अपने आप अपनी बना रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और जो हमने एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में पहले से उसके चारों तरफ फिक्स की होगी उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। एंड तीसरी चीज है हमारे पास रेजोनेंस। जब रेजोनेंस वर्ड यूज करते हैं और आपसे सपोज कोई पूछ लेता है कि रेजोनेंस का सबसे इजीएस्ट मतलब बताओ, तो आप क्या कहोगे? क्या होता है रेजोनेंस का मतलब? किसी ने किसी मूवमेंट हो जानी और क्या हो? हाँ, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर्स होना, मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करना। हाँ, जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हो वो सही लिंक कर रहे हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपके पास क्या होता है? हम कहते हैं कि वो सारे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो इलेक्ट्रॉन मैम आपकी वॉइस नहीं समझ में आई, पता नहीं चला, ब्रेक हो गई। क्या कह रहे थे आप? हाँ, रेजोनेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में हमारे पास कोई एक ऐसी चीज होगी जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगी तो हम कहते हैं कि एनएमआर सिग्नल आ गए। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर सीधा हम मुद्दे पे आएंगे जहां से आपका क्वेश्चन आता है कि एनएमआर में हमारे पास जो एक सिग्नल आता है वो कैसे आता है। ठीक है,
तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ना दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है एनएमआर एक्टिव और एक होता है एनएमआर इनएक्टिव। न्यूक्लियस जो है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक न्यूक्लियस ऐसे होते हैं कुछ कंपाउंड्स के जिनको बोलते हैं एनएमआर एक्टिव, दूसरे होते हैं एनएमआर इनएक्टिव। तो जो एनएमआर एक्टिव होते हैं उनकी आई वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। उनकी आई वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि वो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं। आई वैल्यू वाला कंसेप्ट तो आपने एनक्यूआर में भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू, उसी की बात हो रही है। जब हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन वैल्यू की बात करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से तो न्यूक्लियस के स्पिन को, एस, हाँ, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, हाँ, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो न्यूक्लियर स्पिन की हम बात कर रहे हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उसी की बात कर रही हूं कि जो न्यूक्लियर स्पिन है वो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में कभी भी 0 नहीं होता। तो जिन भी हमारे पास न्यूक्लियस की आई वैल्यू 0 नहीं आएगी, 0 से ज्यादा ही रहेगी, वो हमारे पास होते हैं कैसे? मैग्नेटिक न्यूक्लियाई या फिर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। और एक्चुअल में हमारे काम के यही है। इनएक्टिव से हमें क्या लेना देना? जो एनएमआर के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे वो इनएक्टिव होंगे और वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो जो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उनकी आई वैल्यू हमेशा 0 होती है और इनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। ये कह तो दिया हमने बड़े आराम से कि न्यूक्लियस को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और न्यूक्लियस जो है, क्योंकि जिसके बारे में हमने स्टडी करना है हमें पहले तो उसी के बारे में पता होना चाहिए कितने टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है। तो दो टाइप का है, एक एनएमआर एक्टिव, एक एनएमआर इनएक्टिव। एक्टिव वो है जिसकी आई वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जरूर। और इनएक्टिव वो है जिसकी वैल्यू 0 है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, खुद की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है क्या? नहीं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, क्या सबको वॉइस का इशू है? नो मैम, ठीक आ रही है, सही है बिल्कुल। हाँ, ओके, हाँ, तो आप ना एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, या ईयरफोन्स या हेडफोन्स वगैरह के साथ ट्राई करो। ओके, सो ये जो हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव वाला कंसेप्ट है, अब ये यहाँ तो हमने बोल दिया आई वैल्यू 0 है, 0 नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ 13 कार्बन, मैं लिख के दे देती हूँ 12 कार्बन, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है? अगर मुझे नॉलेज नहीं है, अगर मुझे पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा एक्टिव इनएक्टिव हम कैसे ढूंढते हैं, तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। और वो सिंपल सा ट्रिक हमारे पास क्या है? इफ ट्रिक हमारे पास है, इफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इफ मास नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियाई is not completely divisible by, if mass number of any nuclei is not completely divisible by 4, then it is NMR active nuclei या मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई या मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। मैम प्लीज दोबारा डिक्टेट कर दीजिए। क्लियर दिख नहीं रहा है आपको? मतलब यहाँ पे स्क्रीन? यस मैम, थोड़ा ब्लर है ना इसलिए। ओके ओके, इफ मास नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियाई is not completely divisible by 4, is not completely divisible by 4, then it is NMR active nuclei, then it is NMR
एक्टिव न्यूक्लियाई या मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बोला इस शॉर्ट ट्रिक ने? शॉर्ट ट्रिक ने बोला कि जिस भी न्यूक्लियस को आप स्टडी कर रहे हो या जिसका एनएमआर आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर, फ्लोरीन एनएमआर, डिफरेंट न्यूक्लियस के एनएमआर अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको सिर्फ उस एटम का क्या पता होना चाहिए? मास नंबर। अगर उसका मास नंबर 4 से पूरी तरह कभी डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने का मतलब है कि हमेशा रिमाइंडर में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह ही जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो वो न्यूक्लियस हमेशा एनएमआर एक्टिव होता है या मैग्नेटिक होता है और वो एनएमआर शो करता है। जबकि अगर मेरे पास कोई मास नंबर ऐसा हुआ जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो वो एनएमआर इनएक्टिव होगा और वो हमारे पास एनएमआर कभी शो नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ, आपने उनको खुद ब खुद डिसाइड कर लेना है कि कौन से एनएमआर एक्टिव है और कौन से एनएमआर इनएक्टिव है। 13 कार्बन, 1H, 19 फ्लोरीन, 31 फॉस्फोरस, 14 नाइट्रोजन, 15 नाइट्रोजन, 29 सिलिकॉन। ये कुछ न्यूक्लियस है। ठीक है, दूसरा आपके पास है 12 कार्बन, 16 ऑक्सीजन, 28 सिलिकॉन। तो अगर आप इस कैटेगरी को देखोगे तो इसमें जितने भी न्यूक्लियस लिखे हैं उन सबके मास नंबर कभी भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। 29, 13, 1, 19, 31, 14, 15 ये कभी भी हमारे पास 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास किस टाइप के न्यूक्लियाई है? मैग्नेटिक। यस। और जिसमें हमारे पास देखो ये वाली जो कैटेगरी है 12 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। देखो सिलिकॉन के दो आइसोटोप्स है, 28 भी है 29 भी है। 28 वाला जो है वो एनएमआर इनएक्टिव है या नॉन मैग्नेटिक है, बट यहीं पे अगर मैं बात करूं 29 की तो 29 वाला मैग्नेटिक है। वही चीज कार्बन में देखो, कार्बन का जो 12 वाला है आइसोटोप वो हमारे पास इनएक्टिव है, बट 13 की बात करूं तो वो मेरे पास एक्टिव है। तो बहुत बढ़िया ट्रिक है अपने पास, कुछ भी लिख के दे दे आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियाई जो है एनएमआर शो करेगा और कौन सा न्यूक्लियाई जो है एनएमआर शो नहीं करेगा। क्योंकि जिस न्यूक्लियस के पास खुद का मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं हो सकता वो बाहर से मैग्नेटिक कैरेक्टर देने पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस न्यूक्लियाई का एनएमआर हमें स्टडी करना है उसका खुद का मैग्नेटिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में जो मैग्नेटिक कैरेक्टर या एनएमआर स्टडी करना है वो कार्बन 13 और प्रोटॉन का करना है, ये दो हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया है कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई कैसे होते हैं। अब इसके आगे जब हम मैग्नेटिक को ही स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई भी ना फर्दर दो टाइप में है। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं और वो कैसे किए गए हैं? एक अपने पास है क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई और दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की टाइप नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है उसमें आई की वैल्यू हमेशा हाफ से ज्यादा होती है। हमने मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में क्या पढ़ा था कि आई वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो होगी। तो कुछ ना कुछ में क्या है कि दो कैटेगरी बना दी, ऐसे न्यूक्लियस जिनकी आई वैल्यू 1/2 है, ऐसे न्यूक्लियस जिनकी आई वैल्यू 1/2 है उनको हम बोलेंगे नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, और ऐसे न्यूक्लियस जिनकी आई वैल्यू 1/2 से ज्यादा है उनको हम बोलेंगे क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो कैटेगरीज बन गई।
अब मेरे पास यहाँ पे ये क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है कि क्वाड्रुपोलर के अंडर कौन से एग्जाम्पल आएंगे और नॉन क्वाड्रुपोलर के अंडर कौन से एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई के एग्जाम्पल्स लिख लो। मेनली तो आई वैल्यू की ही बात है, और सबसे फेमस 2H या फिर ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम की आई वैल्यू कितनी होती है? 1। याद रखना, ये आपके काम का है। ड्यूटीरियम की आई वैल्यू 1 होती है और ये क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है। क्यों? चाहे ड्यूटीरियम लिखा हो चाहे 2H लिखा हो। क्यों? क्योंकि इसमें आई वैल्यू जब 1/2 से ज्यादा होगी तो वो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, और ये आई वैल्यू आपके काम आ जाती है। कहीं भी ड्यूटीरियम होगा तो उसकी आई वैल्यू 1 पुट करना पड़ सकती है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ड्यूटीरियम वाला रहता है, तो इसको स्टार कर लेना। इसके अलावा जो कॉमन हमारे पास और है, हाँ जी, क्या है ये मैम? QN क्या है? क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, QN शॉर्ट में लिखा है। N14 भी है, इसकी आई वैल्यू है 1। बट आपके सिलेबस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटीरियम की आई वैल्यू याद रखना। 14 नाइट्रोजन जो होता है वो भी क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि उसकी आई वैल्यू भी होती है 1। और जो क्वाड्रुपोलर है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? 1H, नॉन क्वाड्रुपोलर भी लिखवा रहे हो? अच्छा अच्छा, यस 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 यस, सॉरी सॉरी, ठीक है, नॉन क्वाड्रुपोलर। नॉन क्वाड्रुपोलर, ये ऊपर क्वाड्रुपोलर थे, नीचे अपने पास कौन से है? नॉन क्वाड्रुपोलर। नॉन क्वाड्रुपोलर का मतलब है जिसकी आई वैल्यू सिर्फ हाफ है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? देखो, जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है उसमें तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि हाफ से ज्यादा होगी। तो हाफ से ज्यादा कितनी होगी वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब मेरे पास नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई बोल दिया तो उसके लिए फिक्स है कि जो भी नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है उसकी आई वैल्यू होगी हमारे पास हाफ। जिसमें एग्जाम्पल है 1H, 13 कार्बन, 19 फ्लोरीन, 31 फॉस्फोरस, 29 सिलिकॉन, 15 नाइट्रोजन। जो भी कॉमन कॉमन न्यूक्लियाई है वो सारे लिख दिए मैंने। इन सब की आई वैल्यू होती है हाफ, 1/2। ठीक है, तो ये याद रखना कि कार्बन 13 की आई वैल्यू होती है हाफ, 1H प्रोटॉन की वैल्यू भी होती है हाफ। तो जहां पे भी हमें आई वैल्यू पुट करनी होगी प्रोटॉन NMR में या कार्बन NMR में, तो हम वहां उनकी आई वैल्यू पुट करेंगे 1/2। बट अगर कहीं पे ड्यूटीरियम की आई वैल्यू अगर पुट करने को आ गई तो वो पुट करेंगे हम 1, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिसिटी के लिए, वो हमें फॉलो करना हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रुपोलर या नॉन क्वाड्रुपोलर वाले बात को थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूं फर्दर, तो नाम से ही क्लैरिटी हो जाएगी। लाइक हो सकता है कि आपको कुछ अजीब सा लग रहा हो सुनने में, अजीब नहीं है। देखो, क्वाड्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रा का भी यूज करते हैं, पोलर मीन्स पोल्स। तो जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है ना, ये हमेशा ओवल शेप में होता है। न्यूक्लियस किस शेप में होता है? ओवल शेप में। तो ओवल शेप में होने की वजह से ना इसमें 4 पोल्स बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ओवल शेप्ड होता है। जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूक्लियर डेंसिटी का वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें 4 पोल्स बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ऐसे न्यूक्लियस का नाम रख दिया गया क्वाड्रापोलर। क्वाड्रुपोलर मींस 4 पोल्स। लेकिन जब मेरे पास नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई थे तो उसमें स्फेरिकल था स्ट्रक्चर। तो स्फेरिकल में जो थे वो सिर्फ 2 ही पोल्स बनते थे। ठीक है,
तो नाम में ही सारा इसका आंसर है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बट आपको याद जो रखना है वो ये याद रखना कि जो मेरे पास नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई हैं उनमें आई वैल्यू 1/2 होती है। जो मेरे पास क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई हैं जिनमें 4 पोल्स बनते हैं उसकी आई वैल्यू 1/2 से ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां तक हमने अभी डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में, जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि जब हम एनएमआर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, तो कौन से न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर शो करेंगे और कौन से न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर शो नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, पहले तो हम समझते हैं कि एनएमआर वर्क कैसे करता है, तभी आगे की बात हो पाएगी। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है तो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में ये मैग्नेटिक है, चाहे क्वाड्रुपोलर है चाहे नॉन क्वाड्रुपोलर है, वो नहीं लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। तो देखो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में क्या होगा, कहानी है, बस आराम से समझनी है कि हो क्या रहा है एनएमआर। ये जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, आपके पास कोई कंपाउंड है, एनएमआर करवा क्यों रहे हैं, एनएमआर हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, कोई कंपाउंड बना रहे थे, बन गया। अब वो कंपाउंड तो बन गया है, हमें इतना पता है कि उस कंपाउंड में लाइक 5 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ऐसे सपोज इतना पता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बट हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। हमने कोई नया कंपाउंड बनाया है लेकिन हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो उस केस में हम उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में भरते हैं, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, और एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हमें डाटा मिलता है उसको पढ़ के हम बताते हैं कि इस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। सो एनएमआर जो है वो हमारे पास किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। अगर हमें कोई भी अननोन कंपाउंड दिया जाए जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, तो उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में भर के एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उससे जो डाटा मिलता है उसको पढ़ के हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो होगा क्या कि जो हमारे पास कंपाउंड है, मान लो ये उसका न्यूक्लियस है, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, एटम में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का खुद का एक मैग्नेटिक कैरेक्टर है। क्यों मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, बिकॉज इट एक्ट एज टाइनी मैग्नेट, इट एक्ट एज टाइनी मैग्नेट, ये एक छोटे चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये टाइनी मैग्नेट है तो जैसे ही मैं इस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में ऐसे लेके जाती हूं तो मेरे पास क्या होगा कि जो आगे एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है, ये कंपाउंड था जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई था, मान लो या तो ये कार्बन की बात हो रही है या तो प्रोटॉन की बात हो रही है, दोनों में से कोई भी न्यूक्लियस हमने ले लिया, टेस्ट ट्यूब में भर के अब हम कहां लेके जाएंगे, अब हम लेके जाएंगे इसको एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में। अब लेके जाएंगे एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में जिसमें मैंने पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड फिक्स की हुई है, नॉर्थ साउथ पोल, ऑलरेडी वहां पे कुछ अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड फिक्स किया हुआ है। ये एनएमआर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो टेस्ट ट्यूब थी ये कहां गई, ये यहां गई, और एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में ये जब टेस्ट ट्यूब यहां पे पहुंची तो पहले क्या था, ये जो मेरे पास कंपाउंड है जिसमें ये न्यूक्लियस की बात हो रही है उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड था। अब वो मैग्नेटिक फील्ड खुद का जो इसके पास था वो तो था ही था, बट अब मेरे पास यहाँ पे ये जो सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट में बाहर से फिक्स किया गया है मैग्नेटिक फील्ड वो भी इंटरेक्ट करेगा, और उसकी इंटरेक्शन से हमारे पास यहाँ पे होती हैं ट्रांजिशंस। जब न्यूक्लियस का खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट में जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो होती है ट्रांजिशंस, और उन ट्रांजिशंस की वजह से हमें आगे एक और चीज प्रोवाइड करनी होती है और उसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी। लाइक इसी के आगे मैं बात कर देती हूँ, यहीं पे ज्वाइन कर देती हूँ सारा, कि हमारे पास जैसे ही ये एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, अब हमारे पास क्या होगी, ड्यू टू इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड, ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड, हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें ट्रांजिशंस ऑब्जर्व होती है। अब उन ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो किसी स्पीड से वहां पे घूम रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। जब ट्रांजिशन हो रही है तो न्यूक्लियस पहले भी घूम रहा था अपनी एक्सिस पे, बट जब पहले घूम रहा था तो उसको किसी बाहर वाले ने नहीं दबाव डाला, बाहर वाले के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। बट जैसे मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट में डाला, अब उसको बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगी। तो जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगी, अब वो उसकी इंटरनल के साथ इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्ट करने की वजह से, मान लो पहले वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, अब बाहर वाली भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट की, अब वो और फास्ट घूमने लग गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अब बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी रोटेशंस ले रहा है। मान लो 1 सेकंड में वो 5 रोटेशन लेता है, 10 सेकंड में वो 20 रोटेशन लेता है, ऐसे कुछ भी। अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज रोटेट कर रही है और कितनी बार रोटेट कर रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियस पहले भी घूम रहा था, बट जब मैग्नेटिक फील्ड ने उसके साथ इंटरेक्ट किया तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ा। अब फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि उसकी और फास्ट होगी या और स्लो हो गई। तो उसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने से चेंज हुई वो, और हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन हम बाहर से एक और चीज प्रोवाइड करते हैं और वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी। और जब मेरे पास न्यूक्लियस की इक्विलिब्रियम की कंडीशन किसमें, न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जब उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि एनएमआर का सिग्नल आ गया, एनएमआर का सिग्नल आ गया। तो जो हम डाटा देखते हैं ना, ऐसे उसमें ऐसे सिग्नल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके सिग्नल्स होते हैं। तो ये जो पीक आती है, ये पीक कब आती है, ये पीक कुछ इस तरीके से पूरी कहानी जब हो रही होती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तब आती है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा। हमने बात की कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता हो, जिसका खुद का मैग्नेटिक कैरेक्टर हो, जिसकी आई वैल्यू 0 ना हो। तो अगर वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो जैसे ही हम उसको एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके साथ इंटरेक्ट करके ट्रांजिशंस करता है। और इन ट्रांजिशंस की वजह से जो न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी पहले थी बिना मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के, अब उसमें डिफरेंस आ जाता है, अब वो चेंज हो जाती है। और जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी। मान लो मेरे पास आ गई 15 रोटेशंस पर सेकंड, ऐसा मान के चलो कि इंटरेक्ट करने के बाद ये 15 पे पहुंच गया। तो मेरे पास सिग्नल कब आएगा, जब मैं बाहर से अब रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करूंगी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करूंगी। जो एनएमआर है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास डाटा शो करता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जब मैं बाहर से प्रोवाइड करूंगी तो उसकी भी अपनी एक वैल्यू होगी। सपोज पहले मैंने धीरे से दिया, मैंने दिया 5 रोटेशंस पर सेकंड वाला, नहीं आएगा सिग्नल। मैंने दिया 10 रोटेशन पर सेकंड वाला, नहीं आएगा सिग्नल। जैसे ही मैंने दिया 15 रोटेशन, क्योंकि मैं चेंज करूंगी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है बाहर से प्रोवाइड करने वाली उसको चेंज करती रहूंगी, और जैसे ही मैंने बाहर से 15 रोटेशन पर सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की इस इंस्ट्रूमेंट में, वो मैच कर गई, न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। और जैसे ही दोनों में फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। किस किस की फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी और जो बाहर से हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है वो, जब सेम वैल्यूज आ जाती हैं, जब उनमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, तो बस तभी हमें डाटा में एनएमआर पीक देखने को मिल जाती है। तो जो 3 शब्द बोले गए थे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो एक्चुअल में यही थे। न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, और वो भी मैग्नेटिक होना चाहिए।
आगे मैग्नेटिक वर्ड इसलिए था क्योंकि न्यूक्लियस की खुद की मैग्नेटिक फील्ड और इंस्ट्रूमेंट में बाहर की मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा वर्ड था रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस जो था वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था, कि जब न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी और हम जो बाहर से फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे वो मैच करती है, तब ही हमारे पास सिग्नल आता है। दैट्स व्हाई जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इन तीन शब्दों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, रेजोनेंस। बोलो। जो इंटरेक्शन होएगी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हाँ, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो फ्रीक्वेंसी मतलब वो प्री एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी प्लस जो जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखी है वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है जोड़ के आएगी उनको, या हाँ, फिर जरूरी नहीं है जोड़ के ही आएगी। डिफरेंस जो है वो हमारे पास एनर्जी लेवल्स में दो तरह से होता है, वो एनर्जी बढ़ भी जाती है, वो एनर्जी कम भी हो जाती है। तो जो भी इंटरेक्शन के बाद चेंज आएगा, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके, वो अब उसकी बन जाती है प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी। जो नई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम ही एक्चुअल में प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी होता है। और वो हमारे पास कब बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के साथ बनती है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है पहले के कंपैरिजन। ठीक है। और कुछ मैम दूसरी चीज जो मतलब जब एनएमआर के अंदर रखा हमने उस टाइम के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आई हमारी, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम बाहर से दे रहे हैं बाद में, रेडियो वेव्स की, हाँ, वो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल आएगा लास्ट के अंदर वो दोनों का मैच होएगा, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है? नहीं नहीं, देखो आपके पास सपोज जो न्यूक्लियस है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम जब आ जाएगी, ये दोनों आपस में मिल जाती है, ये दोनों आपस में मिल जाती है और ऐसे करके हमें प्रोडक्ट दे देती है, ये न्यूक्लियस की और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? जब दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो फिर वो मिक्सअप हो जाती हैं और उससे फिर हमें आगे सिग्नल मिलता है। और हम कहते हैं ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है मैम। यस, क्योंकि जो रेजोनेंस वर्ड है वो रेजोनेंस वर्ड एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, कि न्यूक्लियस की खुद की प्रेसीजनल फ्रीक्वेंसी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करने के बाद चेंज हुई वो, और हम बाहर से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो हम वेरी करते रहते हैं, कम फिर ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, हम देखते हैं कि कहां पे जाके सिग्नल आएगा, तो जहां पे वो बस उसके साथ बराबर हो गई, सेम इक्विलिब्रियम वाली मिल गई, तभी हमें सिग्नल मिल जाता। ठीक है, तो आई होप आपको एनएमआर का जो बिहाइंड द सीन्स वाला कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा, कि जो एनएमआर हम सिग्नल देखते हैं। स्ट्रक्चर का कैसे पता करते हैं इसके साथ, सिग्नल के साथ मैम, या बस हमारे वो पास अब पहले ही next- डाटा है इस चीज का? नहीं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना हम, अब वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहुंचेंगे हम है। स्ट्रक्चर तक कैसे। हाँ ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बताया है कि जब आपको कोई एनएमआर का डाटा ऐसे ऐसे करके कोई दे देता है तो ये ऐसे ऐसे कैसे आया, इसके पीछे क्या हो रहा है। जैसे आप थिएटर में जाते हो, आपको मूवी तो पता है कि कैसे कैसे बनी है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है वो अब तो चलो दिखाने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं पता होता था। तो ये जितनी भी चीज मैंने अभी समझाई है वो एक्चुअल में बेस है, प्रिंसिपल है, कि जो हमें ये डाटा मिल रहा है इसके पीछे हुआ क्या, ये एक सिग्नल आया कैसे, एनएमआर का मतलब क्या है, ये चीज मैंने अभी क्लियर की है। ठीक है, अब मैं बात करती हूं कि मुझे डाटा मिल चुका है और मेरे को अपने किसी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताना है, तो मेरे पास क्या फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए आप हेडिंग दीजिए पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर। आज आप लोगों की कितनी क्लासेस लगी हैं? दो। कौन कौन सी? मैम आपकी मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, मैथ्स की अभी लगेगी? मैम शायद ना लगे आज। ओके, और जो मेडिकल वाले हैं उनकी? 3 मैम, 3 लगी हैं। अच्छा ठीक है, तो आप लोग फ्री होते हो, लाइक 2:30 बजे फ्री हो जाते हो मेडिकल वाले? नो मैम, 2:30 बजे मैम तो क्लास होती है। आधे घंटे का गैप मिलता है हमें। नहीं, तो मैं वही तो कह रही हूँ। आफ्टर 7 अब हम फ्री होंगे।
जो वर्किंग है मैं उनको पूछ रही हूँ, वैसे आप 2:30 बजे फ्री हो जाते हो? यस मैम। यस अच्छा, मैम। और नॉन मेडिकल वाले नहीं होते फ्री, है ना? ये नॉन मेडिकल वाले भी फ्री होते हैं? हो जाते हैं 2:30 बजे। तो अगर ये चीज हमें पहले पता होती तो हम केमिस्ट्री क्लास पहले नहीं लगा सकते थे? हम 5 बजे तक ऐसे बैठे रहते थे। बट शायद बीच में थे कुछ लोग जो 5 बजे ही फ्री होते थे, इसीलिए शायद ये टाइम रखा गया था। कोई बात नहीं, अभी तो हम फिनिश करने पे आ चुके हैं। काफी लंबा सफर तय किया हम लोगों ने। देखो, पैरामीटर्स फॉर एनएमआर। पैरामीटर्स फॉर एनएमआर का क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम एनएमआर को जो है वो स्टडी करते हैं, या फिर अननोन कंपाउंड हमें दिया गया हो। अननोन कंपाउंड अगर हमें दिया, अननोन हाँ कंपाउंड दिया है जिससे हमें एक एनएमआर इंस्ट्रूमेंट ने डाटा तो दे दिया, लेकिन हमें उस डाटा को स्टडी करना भी आना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स है एक्चुअल में ये हमें पहुंचाते हैं स्ट्रक्चर तक, कि इनकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल का क्या मतलब है कि जो आपके पास डाटा दिया गया है उसमें ये कितनी पीक्स प्रेजेंट है जो अच्छे से दिख रही हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स का मतलब है कितनी पीक्स हमें वहां पे दिख रही है। तो ये जो नंबर ऑफ पीक्स है या नंबर ऑफ सिग्नल है ये हमें क्या बताते हैं? इसके आगे एक लाइन लिख लीजिएगा। इट टेल्स अबाउट हाउ मैनी it tells about how many equivalent sets of protons are present. It tells about how many equivalent sets of protons are present. ठीक है? कभी भी आपको अगर ऐसे कोई डाटा मिलता है जिसमें 5 पीक्स हैं, तो 5 पीक्स का क्या मतलब है कि 5 अलग तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में। तो सबसे पहला फोकस क्या था? सिग्नल्स को गिनो, कितने सिग्नल है। मान लो 5 आ गए, तो मेरे को क्या अंदाजा लग गया कि 5 अलग तरह के कार्बन, तरह के मतलब जिनका एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। वो आगे एग्जांपल्स करेंगे तो समझ आएगा एनवायरमेंट और ये सब चीजें क्या है। तो जिनका डिफरेंट एनवायरमेंट है या डिफरेंट बॉन्डिंग है, वो 5 तरह के सेट प्रेजेंट है। तो सिग्नल्स ने हमें बताया जितने सिग्नल होंगे उतने सेट प्रोटॉन के प्रेजेंट होंगे। सेट वर्ड याद रखना, सेट्स की बात कर रही हूं। एक सेट में 2 3 4 5 कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं अगर वो हमें पता करना है तो वो हमें नंबर ऑफ सिग्नल से पता चलता है। उसके आगे ये पता चल गया कितने सेट बन रहे हैं। अब हमें ये भी तो पता करना है कि एक सेट के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो वो एरिया रेशियो से पता चलेगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच सेट। It gives information about number of protons in each set, कि हर एक सेट में, जैसे 5 अलग अलग सेट थे तो किसी में हो सकता है 4 प्रोटॉन होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एरिया रेशियो से। अब ये पता चल गया कितने अलग अलग सेट हैं, ये भी पता चल गया कि हर सेट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। बट हमें ये नहीं पता कि जो हमारे पास प्रोटॉन है, सपोज हमें पता चल गया कि एक मेरे पास CH3 टाइप का है, एक मेरे पास CH2 टाइप का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जिस कार्बन के साथ प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, ये जो मेरे पास 3 प्रोटॉन एक सेट बना रहे हैं, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, ये जिस कार्बन के साथ जुड़े हैं उस कार्बन का नेचर कैसा है। क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन sp है, sp2 है, sp3 है, किस टाइप का है। तो वो पता करने के लिए हमें हेल्प करती है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट के आगे लिखिए, इट टेल्स अबाउट अस, it tells about the nature of carbon atom where
हाइड्रोजन या वेयर प्रोटोन इज एसोसिएटेड, वेयर प्रोटोन इज एसोसिएटेड. It tells about the nature of carbon atoms where proton is associated in each set. In each set. क्या मतलब है? ये आपको बताएगा कि हमारे पास कार्बन sp3 है, sp2 है, sp वाला है, एरोमेटिक है, ओलेफिन वाला है, एल्डिहाइड वाला है, या कैसा है. ये केमिकल शिफ्ट से पता चलता है. केमिकल शिफ्ट हमें बताता है कि प्रोटॉन किस टाइप के कार्बन के साथ अटैच्ड है. उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है, या वो किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है, या किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है. अगर ये सब पता करना है तो वो हमें पता चलता है केमिकल शिफ्ट से. नेक्स्ट, अब पता चल गया कि जो कार्बन CH3 वाला है वो sp3 है, CH2 वाला डबल बॉन्ड का है, CH वाला एरोमेटिक है, सब पता चल गया. लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन किसके साथ जुड़ा है. CH3 के बाद CH2 है या CH3 के बाद CH है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आएगा. तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मल्टीप्लिसिटी से. लिखिएगा, it gives information about neighboring environment. It gives information about neighboring environment. मल्टीप्लिसिटी मतलब जो एक सिग्नल होता है कई बार वो छोटी 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 ऐसी लाइंस में भी टूट के दिखता है. हमें जरूरी नहीं है हमेशा से सिंगल दिखेगा, एक ही सिग्नल डिफरेंट लाइंस में भी टूट जाता है, वो होती है मल्टीप्लिसिटी. मल्टीपल लाइंस में बनना. तो वो जो मल्टीप्लिसिटी होती है, सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है, वो चीजें हमें क्या बताती हैं? वो हमें बताती हैं नेबरिंग एनवायरनमेंट के बारे में. तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले मैंने देखा कितने टाइप के सेट बने, फिर मैंने देखा हर सेट में कितने प्रोटॉन आए, फिर मैंने देखा हर सेट का नेचर कैसा था, और फिर मैंने देखा कि वो आपस में कैसे जुड़े हैं. नेबरिंग एनवायरनमेंट पता चल जाएगा तो मुझे पता रहेगा कि CH3 के बाद क्या, उसके बाद क्या. तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया. लेकिन फिर भी अगर कहीं पे मुझे जैसे डबल बॉन्ड की बात आ रही है या स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आ रही है, उसका अंदाजा नहीं लग रहा. अब डबल बॉन्ड है वो तो मैं यहां तक बना लूंगी, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं पता कि वो डबल बॉन्ड सिस है या ट्रांस है. तो उसके बारे में अगर मुझे पता करना है तो लास्ट पैरामीटर हेल्प करता है, जिसका नाम है कपलिंग कांस्टेंट. सो कपलिंग कांस्टेंट के आगे लिख लीजिएगा, it tells about stereochemistry. It tells about stereochemistry. और इस तरीके से हम उस डाटा को स्टडी करते हुए किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं. क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट एक बार दोबारा बता दो मैम. कौन सा? फोर्थ पॉइंट tells about मैम क्या लिखा है? It tells about stereochemistry. It tells about stereochemistry. फोर्थ मैंने बोला है मल्टीप्लिसिटी. आपने पढ़ा होगा क्वेश्चंस में आता है कि ये डबलेट शो कर रहा है, ये सिंगलेट शो कर रहा है, ये ट्रिपलेट शो कर रहा है, ये क्वार्टेट शो कर रहा है. सुनिए ये वाले टर्म्स या क्वेश्चंस में देखिए, वो क्या होती है? वो मल्टीप्लिसिटी होती है. मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि एक सिग्नल जरूरी नहीं है एक ही लाइन में रहेगा, वो मल्टीपल लाइंस में ब्रेक भी हो सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे भी दिख सकता है हमें. वो मल्टीप्लिसिटी होती है. और वो मल्टीप्लिसिटी हमेशा जो एक कार्बन है उसकी एडजेसेंट वाले प्रोटॉन की वजह से होती है, जो उसके नेबर में जुड़ा हुआ है. तो इस तरीके से मुझे पता रहेगा कि अगर CH3 है तो उसके आगे CH2 है, CH2 के आगे भी CH2 है. ऐसे इन अलग अलग फ्रेगमेंट को अगर मुझे प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ना है तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लिसिटी देखनी पड़ती है. ठीक है? तो मैम जैसे अभी आपने जो सिग्नल बनाया है वो तो जुड़ा हुआ है ना, या वो टूटा हुआ है? ये जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ है. जैसे मान लो इसमें मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जैसे मेरे पास अगर ऐसा सिग्नल आता है ये वाला,
तो ये एक ही सिग्नल है बट ये डबलेट है। अब ऐसे मेरे पास एक ऐसा सिग्नल आता है, ये एक ही सिग्नल है बट इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको। सिग्नल वो एक है लेकिन एक ही सिग्नल को डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट कर दिया गया है, और उसकी स्प्लिटिंग की वजह होती है उसका नेबरिंग एनवायरनमेंट। अगर किसी कार्बन के नेबर में भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो वो सिग्नल को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हम यहीं तक करेंगे। कल की क्लास में हम एग्जाम्पल्स और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं वो सारा हम कवर करेंगे। हाँ जी, जैसे जैसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, वो ये वही चीज है, मतलब उसी चीज को बताता है ये? टेट्राहेड्रल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, शेप वगैरह? नहीं 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 नहीं, वो टेट्राहेड्रल तो तुम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, वो तो केमिकल बॉन्डिंग की। हम स्ट्रक्चर की शेप वगैरह थोड़ी बताएंगे। हम यहाँ पे बताएंगे कि कोई एक स्ट्रक्चर है उसको कैसे जोड़ा गया है। अगर CH3 CH2 CH3 है वो एक अलग है, CH3 CH2 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 CH3 है वो एक अलग है। तो वो एक स्ट्रक्चर बनाना प्रॉपर उसका वो है। ज्योमेट्री शेप की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर फिर सारे कंपाउंड आ जाएंगे मैम, या फिर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे इसके अंदर? अभी कार्बन हाइड्रोजन की बात होगी। कार्बन एनएमआर में कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन प्रोटॉन एनएमआर में प्रोटॉन के बारे में। पूछ रहा हूँ। हाँ, यही दो चलेंगे इसमें। जो एनएमआर आप स्टडी करते हो उन्हीं कंपाउंड्स को स्टडी आप मतलब पता कर सकते हो, उन्हीं के स्ट्रक्चर को। अगर प्रोटॉन पढ़ रहे हो तो प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कार्बन एनएमआर पढ़ रहे हो तो कार्बन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फ्लोरीन एनएमआर करते हो तो फ्लोरीन के बारे में पता चल सकता है अगर फ्लोरीन प्रेजेंट हुआ आपके कंपाउंड में। तो हर न्यूक्लियाई के लिए अलग एनएमआर होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसका एनएमआर करवाना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट जब हमने मतलब आपने ये किया था उसके अंदर, तो उस टाइम के ऊपर मैग्नेटिक न्यूक्लियस जो हमने लिया था उसमें मैम हमने कार्बन और हाइड्रोजन ही लिया था ना? मैंने तो एग्जाम्पल बहुत सारे लिखवाए थे बट मैंने आपको बताया था कि आपके वैसे सिलेबस में कार्बन और प्रोटॉन है। जो आपके सिलेबस में है वो कार्बन और प्रोटॉन है, मैंने ये बताया था। तो आपका फोकस कार्बन और प्रोटॉन पे ही रहेगा अब। ठीक है, बाकी जितने भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई थे वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपको फोकस कार्बन और प्रोटॉन पे करना है क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मैम हाँ जी मैम क्वेश्चन पूछना था एरोमेटिसिटी से। मैम उसमें अगर पेंटागन की फॉर्म में BH हो तो वो एरोमेटिक हम कैसे गिनेंगे उस वाले कंपाउंड को मैम? वो एंटी एरोमेटिक होता है। मतलब B के p ऑर्बिटल को हम नहीं गिनेंगे, सिर्फ गिनेंगे, कॉन्जुगेशन में आएगा। यही बात कर रहे हो ना आप। बोरोन के पास p ऑर्बिटल है, यस मैम, है ना। तो ये सारे sp2 वाले जो हैं ये कॉन्जुगेशन शो करेंगे। अब कॉन्जुगेशन तो है, सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। बट जब इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो बोरोन तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है ना। नहीं मैम नहीं दे रहा। हाँ, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए रिंग में? 4 मतलब। हाँ, तो 4 पाई वाला क्या होता है? एंटी। हाँ, एंटी होता है। मैम और अगर मैम एसिडिटी देखनी हो तो वो कैसे चेक करते हैं मैम? एसिडिटी आपको मैंने फिर बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है। क्यों कंफ्यूज होते हो? अगर आपके पास सपोज ऐसे सिस्टम दिया गया है, ठीक है, और कार्बन के ऊपर प्रोटॉन है। देखो बोरोन तो प्रोटॉन देगा नहीं, इसमें तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे नहीं क्योंकि बोरोन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो यहां नहीं बात होगी, बात होगी अगर यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। तो बेस क्या करता है? बेस जो होगा वो इस sp3 वाले कार्बन को निकालता है। आज ही मैंने बताया कि जब भी प्रोटॉन रिमूव होगा हमारे पास सिस्टम पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव आ जाएगा मैम। अब आपके पास ये बन गया कार्बे एनाइन। यस कार्बे एनाइन की दो हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 भी और sp2 भी। यहाँ पे कौन सी होगी? यहाँ पे कौन सी होगी? sp2, क्योंकि उसके आगे के सिस्टम सारे sp2 वाले हैं ना, रिजिड सिस्टम है तो sp2 में ही जाएगा। क्योंकि sp3 के साथ तो पिरामिडल होता है, पिरामिडल कैसे बनाएगा? ये नहीं बना सकता ना। नहीं मैम। हाँ, तो ये sp2 है और sp2 में p ऑर्बिटल होता है या नहीं?
होगा मैम। होगा। तो कॉन्जुगेशन करा सकती हूँ मैं इस नेगेटिव चार्ज की रिंग में? यस मैम। हाँ, और अगर कॉन्जुगेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में गए? 6 मैम। हाँ, तो 6 वाला सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी है, आपने प्रोटॉन रिमूव किया और प्रोटॉन रिमूव करने के बाद आपको एरोमेटिक सिस्टम मिला विच इज वेरी मच स्टेबल, तो आप कहोगे इट इज वेरी एसिडिक। ये प्रोटॉन काफी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि एसिडिटी का मतलब कि प्रोटॉन जाने के बाद सिस्टम का स्टेबल बनना, और अगर कभी प्रोटॉन चला जाए और आगे जो सिस्टम बन रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ वो एरोमेटिक बने, तो ये प्रोटॉन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ये सिस्टम बहुत एसिडिक होगा। ठीक है मैम ये ऐसे मूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा? ऑब्वियसली प्रोटॉन H+ में जाएगा तो हमेशा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय। मैम। वेलकम।